हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टडी स्किल्स। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। तो लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट प्लांट्स। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ दे आर सो मैनी शेड्स ऑफ ग्रीन इन देयर लीव्स? आपने कभी प्लांट्स की तरफ देखते हुए ये सोचा है कि प्लांट्स में इतने सारे ग्रीन लीव्स पे इतने सारे ग्रीन शेड्स कैसे आते हैं? इवन इन सेम प्लांट वी कैन लुक फॉर एन आंसर टू दिस क्वेश्चन बी ट्राइंग टू सेपरेट द लीफ पिगमेंट ऑफ एनी ग्रीन प्लांट थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें लीफ के पिगमेंट्स को ग्रीन प्लांट में थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी की ट्राई करना होगा, उसको समझना होगा। क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट shows that the color that we see in leaves। क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट्स होता है जिसमें कि लीव्स की कलर दिखाई जाती है। इज नॉट ड्यू टू ऑल सिंगल पिगमेंट, ये सिर्फ एक सिंगल पिगमेंट की वजह से नहीं होता है, बट ड्यू टू 4 पिगमेंट्स, लेकिन इसमें 4 पिगमेंट्स की वजह से ये होता है। क्लोरोफिल ए, जहाँ पे ब्राइट और ब्लू ग्रीन क्रोमेटोग्राफ्स होता है। क्लोरोफिल बी, यहाँ पे येलो ग्रीन होता है। जैंथोफिल्स में येलो होता है और कैरेटिनॉइड्स में येलो टू येलो ऑरेंज होता है। लेट अस नाउ सी व्हाट रोल्स वेरियस पिगमेंट्स प्ले इन फोटोसिंथेसिस। अब हम देखते हैं कि पिगमेंट्स में फोटोसिंथेसिस में क्या रोल ये इसका रहता है। पिगमेंट्स आर सब्सटेंस। पिगमेंट सब्सटेंस होता है जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो लाइट को अब्सॉर्ब करे एक स्पेसिफिक वेवलेंथ में। कैन यू गेस विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट्स इन द वर्ल्ड? क्या आप गेस कर सकते हैं कि सबसे अबंडेंट प्लांट पिगमेंट क्या है वर्ल्ड में? लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए। हमें एक ग्राफ की स्टडी करनी होगी जो शो करता है कि क्लोरोफिल ए की पिगमेंट की कितना, मतलब वो पिगमेंट क्लोरोफिल ए पिगमेंट कितना अब्सॉर्ब करता है लाइट को दूसरे वेवलेंथ में। यहाँ पे ये डायग्राम देखना हमें ग्राफ, जहाँ पे ये ब्लू कलर वाला क्लोरोफिल ए है और ये कैरोटीनॉइड्स है येलो कलर से, ये क्लोरोफिल बी है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा तो क्लोरोफिल बी लग रहा है, जहाँ पे ये बता रहा है, ये जो वेव्स ऊपर की तरफ गई है ये बता रहा है कि अब्जॉर्प्शन बाय लाइट क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। Of course, you are familiar with the wavelength of the visible spectrum of light as well as Vibgyor। आप फैमिलर होंगे, मतलब पहचानते होंगे कि विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है और विबग्योर में। फ्रॉम फिगर 11.13a कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ कलर ऑफ लाइट एट विच क्लोरोफिल आर शोज द मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन। क्या आप ये ग्राफ देख के बता सकते हैं कि वेवलेंथ मतलब कलर ऑफ लाइट क्लोरोफिल ए में कितना होगा, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? डज इट शो another absorption peak at any other wavelength too? If yes, which one? क्या ये बताता है कि absorption peak कहाँ पे है वेवलेंथ का? अगर yes है तो कहाँ पे? Now look at figure 11.13b। अब हम ये दूसरे फिगर में देखेंगे जो शो कर रहा है कि वेवलेंथ मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पे है प्लांट में, और कैन यू सी दैट द वेवलेंथ एट विच देयर इज मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन, और वेवलेंथ का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है क्लोरोफिल ए का। दैट इन द ब्लू और रेड रीजन, कि वो ब्लू और रेड रीजन में है। ऑल्सो शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये भी शो करेगा कि हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ है। Hence we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment। तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि क्लोरोफिल ए एक चीफ पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस एसोसिएट करता है। बट बाय लुकिंग एट फिगर 11.36 कैन यू से दैट देयर इज अ complete 1-to-1 overlap between the absorption spectrum
ऑफ क्लोरोफिल ए। क्या आप ये कंप्लीट फिगर देख के बता सकते हैं कि 1:1 ओवरलैप कहाँ कर रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को और एक्शन स्पेक्ट्रम कहाँ हो रहा है फोटोसिंथेसिस का? तो सबसे पहले हम ये सारे ग्राफ देख लेंगे। तो ये जो ग्राफ ए वाला है ये बता रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम कहाँ है क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स का, इसमें ये शो कर रहा है। और बी वाला इसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर ऑक्सीजन कितना रिलीज हो रहा है, इसमें ये वाला चीज बता रहा है। जो थर्ड है हमारा उसमें ये ग्राफ शो कर रहा है कि एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे सुपर इम्पोज हो रहा है, सबसे ज्यादा इम्पोज कहाँ हो रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए का। तो ये जो बताएगा ये लाइट एब्जॉर्ब बताएगा और वेवलेंथ ऑफ लाइट बताएगा नैनोमीटर में। These graphs together show that most of the photosynthesis takes place in blue and red region। और ये जो ग्राफ बताया, ये सब जो ग्राफ थे वो बता रहा था कि ये सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, ब्लू और रेड रीजन का स्पेक्ट्रम के। सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस एट अदर वेवलेंथ्स। कुछ फोटोसिंथेसिस अदर वेवलेंथ पे होते हैं जो विजिबल स्पेक्ट्रम का होता है। लेट अस सी हाउ इट्स हैपन। अब हम ये जान लेते हैं कि ये कैसे होता है। दो क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट। क्लोरोफिल मेजर पिगमेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट को ट्रैप करने के लिए। अदर थाइलाकॉइड पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट। ये जो थाइलाकॉइड पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स, ये इनको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को और ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को क्लोरोफिल ए में। इंडीड दे नॉट ओनली इनेबल अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस बट ऑल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ये सिर्फ ये इनेबल नहीं करते हैं कि वाइडर रेंज कहाँ होगा वेवलेंथ का इनकमिंग लाइट के लिए, बल्कि ये भी यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए कि ये प्रोटेक्ट करे क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से। व्हाट इज लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन क्या होता है? लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट अब्जॉर्प्शन। लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज लाइट अब्जॉर्प्शन करता है, वाटर स्प्लिटिंग करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी होता है और केमिकल इंटरमीडिएट्स होता है। एटीपी और एनएडीपीएस, यहाँ पे सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होंगे जो इन्वॉल्व करेगा प्रोसेस को। पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC एंड विद इन फोटो सिस्टम PSI एंड फोटो सिस्टम सेकेंड, मतलब वो फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। तो ये जो एटीपी और एनएडीपीएस है ये सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें इन्वॉल्व होता है इसका प्रोसेस, और ये पिगमेंट ऑर्गेनाइज होते हैं दो डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में या फिर उसी के साथ फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 होता है। These are named in the sequence of their discovery, और ये एक सीक्वेंस में होते हैं इनके डिस्कवरी के थ्रू, एंड नॉट इन द सीक्वेंस इन दे फंक्शन। ये उस सीक्वेंस में नहीं आते हैं जिसमें ये फंक्शन करते हैं ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। LHC आर मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट्स। LHC 100 ऑफ पिगमेंट से बना हुआ होता है। मॉलिक्यूल्स बाउंड होते हैं प्रोटीन से। ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स। हर एक फोटो सिस्टम में सारे पिगमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, सिर्फ क्लोरोफिल ए को छोड़ के। फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एंटीने। जो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम को फॉर्म करते हैं उसे हम एंटीने बोलते हैं। These pigments help to make photosynthesis more efficient, और यही पिगमेंट्स हमको फोटोसिंथेसिस को बनाने के लिए हेल्प करते हैं जो कि वो बहुत ज्यादा इफिशियंट हो, कि वो लाइट एब्जॉर्ब करे डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को।
The single chlorophyll A molecules from the reaction center. Single chlorophyll A molecule reaction center को फॉर्म करता है और रिएक्शन सेंटर डिफरेंट होता है फोटो सिस्टम से. In PS1, the reaction center chlorophyll A has an absorption. PS1 में रिएक्शन सेंटर पे क्लोरोफिल ए होता है जो एब्जॉर्प्शन पीक होता है 700 नैनोमीटर पे और इसी को P700 बोलते हैं. जबकि PS सेकेंड में एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है 680 तक 680 नैनोमीटर और इसको P680 बोलते हैं. बेसिकली इस फिगर में क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे ये फोटॉन्स हैं जो यहाँ पे रिएक्शन सेंटर हो रहा है, ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता है और यहाँ पे ये कुछ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऐसे ही बनता है. द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होता है? यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए पे होता है जो एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को रेड लाइट के, जो कॉज करता है इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्सिस्टेड, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड बनाए और जंप करे ऑर्बिट पे फार्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस से दूर. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ये इलेक्ट्रॉन्स पिक्ड होते हैं एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से विच पासेस देम टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जो कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में पास कर दिए जाए. सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स. दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल. इसी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को डाउनहिल बोलते हैं इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल्स के हिसाब से. द इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. इलेक्ट्रॉन्स यूज नहीं किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए, बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट्स. लेकिन ये पिगमेंट्स फोटो सिस्टम 1 के लिए ये पास किए जाते हैं. साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर में PS1 के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक्साइटेड होते हैं व्हेन दे रिसीव रेड लाइट. जब ये रिसीव करते हैं रेड लाइट को 700 वेवलेंथ नैनोमीटर पे, ये ट्रांसफर किए जाते हैं दूसरे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स को और ये ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल होता है. दीज इलेक्ट्रॉन देन आर मूव्ड डाउनहिल अगेन. ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से मूव कर दिया जाता है डाउनहिल पे, दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ रिच NADP. और इस टाइम पे मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच हो जाता है NADP और एडिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिड्यूस NADP और इसी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये रिड्यूस करता है NADP से NADPS प्लस H से. दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो पूरा इस होल स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को स्टार्टिंग फ्रॉम PS सेकेंड से स्टार्ट किया जाता है अपहिल टू द एक्सेप्टर, अपहिल से लेके एक्सेप्टर तक, डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक देखें तो PS सेकेंड से तक. एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर. एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया जाता है अनदर एक्सेप्टर से और ये फाइनली डाउनहिल NADP तक जाता है. ये रिड्यूसिंग NADPH होता है और इसे जेड स्कीम बोलते हैं. ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक, इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक शेप की वजह से इसको फॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा कैरियर्स को प्लेस किया जाता है अदर रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल तक. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. यू वुड देन आस्क, आप पूछोगे कि हाउ डज PS सेकेंड सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली. कैसे PS सेकेंड कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है. द इलेक्ट्रॉन दैट वर मूव्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड से मस्ट बी रिप्लेस, वो रिप्लेस जरूर ही होंगे. दिस इज अचीव बाय इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. ये अचीव किया जाता है जब इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के वजह से. द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ PS सेकेंड.
स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एसोसिएटेड होता है PS सेकेंड से। वाटर इज स्प्लिट इनटू 2H+। वाटर स्प्लिट कर जाता है 2H+ में ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। दिस क्रिएट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्रिएट करता है और एक नेट प्रोडक्ट बनाता है फोटोसिंथेसिस का। इलेक्ट्रॉन को नीड होती है कि वो रिप्लेस करे और रिमूव करे फोटोसिस्टम 1 से, जो प्रोवाइड करता है फोटोसिस्टम 2। When we need to emphasize here, जो हमें इसकी जरूरत होगी कि हम इसे emphasize कर रहे, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और एसोसिएट करेगा PS सेकेंड से, which itself is physically located on the inner side, जो कि physically located होता है inner side of membrane of thylakoid, thylakoid के membrane के अंदर। Then where are the protons and oxygen formed, तो फिर वो प्रोटॉन और ऑक्सीजन कहाँ फॉर्म्ड होंगे, लाइकली टू बी रिलीज, जो कि रिलीज होते हैं इन द ल्यूमेन और ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, और आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे कैसे होंगे। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को अभी हम पढ़ेंगे। Living organisms have the compatibility of extracting energy from oxidable substance and store this in the form of bond energy. Living organisms के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी को ऑक्सीडेबल सब्सटेंसेस से स्टोर करे बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में, और स्पेशल सब्सटेंस जो कि जैसे ATP वो कैरी करें एनर्जी को केमिकल बॉन्ड्स में। और इस प्रोसेस को ATP is synthesized by cells in mitochondria and chloroplast is named phosphorylation. ATP सिंथेसाइज होता है सेल्स की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, इसी को फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंथेसिस करता है ATP का ADP से, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है प्रेजेंस ऑफ लाइट में। When the two photosystem work in a series, जब दो फोटोसिस्टम एक सीरीज में वर्क करेंगे तो पहला PS सेकेंड और PS 1 से, ये प्रोसेस इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। जब दो फोटोसिस्टम कनेक्टेड हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, जैसा कि पहले देखा जाता था जेड स्कीम में, तो बोथ ATP और NADPH ये सिंथेसाइज होंगे काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो से। When only PS second is functional, when only PS1 is functional, जब सिर्फ PS1 functional हो, the electron is circulated within the photosystem, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटेड होगा फोटोसिस्टम में और फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। A possible location where this could be happening, एक पॉसिबल लोकेशन होगा जहाँ पे ये सब हो सके स्ट्रोमा लैमेली में। While the membrane of lamellae of the grana have both PS1 and PS2, in the stroma lamellae membranes lack PS2 as well as NADP reductase enzyme. जब मेम्ब्रेन और लैमेली ऑफ ग्रेना में दोनों ही PS1 और PS2 स्ट्रोमा लैमेली में कमी हो जाए PS2 की, तो वहाँ पे NADP का रिडक्टेज एंजाइम होगा। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन पास नहीं होंगे NADP से, बट साइक्लिक बैक हो जाएगा PS1 में, ये जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। साइक्लिक फ्लो वहां पे वो रिजल्ट आएगा कि सिंथेसिस ऑफ ATP हो, लेकिन NADPH का और H+ का साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होगा, जहाँ पे सिर्फ लाइट और वेवलेंथ होगा 680 नैनोमीटर अवेलेबल होगा सिर्फ एक्साइटेशन करने के लिए। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली ATP इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। अब हम ये समझते हैं कि ATP कैसे सिंथेसाइज होता है क्लोरोप्लास्ट में और कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कैसे होगा। फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, कि ये मैकेनिज्म कैसे होगा ये एक्सप्लेन कीजिए। लाइक इन रेस्पिरेशन, जैसे कि रेस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस होता है, वैसे ही ATP सिंथेसिस होता है कि वो लिंक करे डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन से प्रोटॉन ग्रेडियंट से अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। दिस टाइम देयर आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलाकॉइड, इस टाइम पे यहाँ पे मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड होगा
यहाँ पे एक डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, जहाँ पे प्रोटॉन एक्युमुलेशन होगा इनसाइड द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर और ल्यूमेन में, और रेस्पिरेशन जो होगा वो प्रोटॉन एक्युमुलेट करेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में माइटोकॉन्ड्रिया के, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव होगा ईटीएस पे। और अब हमें समझते हैं कि ये किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन में। वी नीड टू कंसीडर अगेन द प्रोसेस, इस प्रोसेस को हमें फिर से समझने की जरूरत है। ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के एक्टिवेशन के ड्यूरेशन में, देयर ट्रांसपोर्ट टू डिटरमाइन द स्टेप दैट कॉज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट टू डेवलप। सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में होता है प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयंस में, जो प्रोड्यूस करता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्युमुलेट को ल्यूमेन में थाइलाकॉइड के। एटीपी सिंथेसिस थ्रू कीमियो ऑस्मोसिस, हम देखते हैं एटीपी सिंथेसिस कीमियो ऑस्मोसिस की वजह से। यहाँ पे ये PS1 है जहाँ पे 700 नैनोमीटर होता है वेवलेंथ इसकी। यहाँ पे लाइट एंटर करेगा जो कि वो प्लास्टोसाइनिन की वजह से यहाँ पे FD और FNR होगा। यहाँ NADPH प्लस फॉर्म करेंगे NADPH। यहाँ पे साइटोक्रोम होगा B6F पे, जहाँ पे ये जो PS सेकेंड है यहाँ पे 680 नैनोमीटर होता है। ये वाटर ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन मिला के ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होगा और फिर यहाँ पे H प्लस आएगा जिससे कि ATP सिंथेसाइज होगा। ADP प्लस P ATP बनाएगा और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये CF2 हो जाएगा। ये हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है जो कि लो हो जाता है, स्ट्रोमा होता है। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है और ये स्ट्रोमा लो हो जाएगा, लो H पे हो जाएगा, लो हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। ये प्लास्टोक्विनोन हो जाएगा यहाँ पे और ल्यूमेन यहाँ पे, ल्यूमेन का हाइड्रोजन यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू फोटो सिस्टम, जैसे कि इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम के थ्रू मूव हो जाता है वैसे ही प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्टेड होंगे मेम्ब्रेन में। और ये किसकी वजह से होगा, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। लोकेटेड होता है टुवर्ड्स द आउटर साइड के टुवर्ड्स ये होता है, ट्रांसफर्ड होगा। और ये इलेक्ट्रॉन इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैरियर ही नहीं बल्कि हाइड्रोजन कैरियर पे जाएगा, जहाँ पे मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा प्रोटॉन में स्ट्रोमा की वजह से। वाइल ट्रांसपोर्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जब ट्रांसपोर्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पे मॉलिक्यूल पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैरियर पे और इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में। The proton is released into the inner side of the lumen side of the membrane. Proton release होगा inner side of the lumen और lumen side of membrane में। NADP reductase enzyme located होता है स्ट्रोमा साइड पे membrane के, और इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन PS से आता है, प्रोटॉन से ये नेसेसरी नहीं होता है कि वो रिडक्शन करे NADP का NADPH प्लस H प्लस से। ये प्रोटॉन सिर्फ रिमूव होते हैं स्ट्रोमा से। हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन स्ट्रोमा में डिक्रीज हो जाए नंबर उसका, वैसे ही ल्यूमेन वहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन होगा और ये क्रिएट करता है कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एज वेल एज मेजरेबल डिक्रीज हो पीएच में ल्यूमेन के। Why are we so interested in the proton gradient? हम प्रोटॉन ग्रेडियंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि ये ग्रेडियंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ये ब्रेक डाउन करे ग्रेडियंट का और ये सिंथेसिस करे एटीपी का। द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन। ये ग्रेडियंट ब्रोकन हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा और प्रोटॉन का मूवमेंट करेगा मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा में, जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन की वजह से होगा। चैनल ऑफ CF नॉट एट द ATP सिंथेज। ATP सिंथेज एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। One called CF naught is embedded in the thylakoid membrane.
एटीपी सिंथेसिस एंजाइम में दो पार्ट्स होते हैं, एक CF नॉट होता है जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, जो फॉर्म करता है ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल को, जो कैरी करे फैसिलिटेट डिफ्यूजन को ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अदर पोर्शन इज कॉल्ड CF1। नेक्स्ट जो पोर्शन होता है उसे CF1 बोलते हैं। प्रोट्रूड्स करे आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को साइड on the side of faces of the stroma. The breakdown of the gradient provides enough energy. breakdown of gradient provide करता है बहुत ज्यादा एनर्जी को, और जो कन्फॉर्मेशनल चेंज करे CF1 पार्टिकल का एटीपी सिंथेसिस में, which make enzyme synthesize, एंजाइम को सिंथेसाइज करे सेवरल मॉलिक्यूल्स एट एनर्जी पैक्ड करे एटीपी में। कीमियो ऑस्मोसिस रिक्वायर करता है एक मेम्ब्रेन, a proton pump, a proton gradient and ATP synthase energy is used to pump proton across the membrane to create a gradient or high concentration of proton within the thylakoid lumen. एनर्जी कीमियो ऑस्मोसिस रिक्वायर करता है एक मेम्ब्रेन को जो प्रोटॉन पंप करे और प्रोटॉन ग्रेडियंट एटीपी सिंथेज करे। एनर्जी का यूज प्रोटॉन पंप के लिए होता है मेम्ब्रेन में और क्रिएट करे ग्रेडियंट्स को, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन में थाइलाकॉइड ल्यूमेन में। एटीपी सिंथेज हो जहां पे एक चैनल हो जो अलाउ करे डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस रिलीज इनफ एनर्जी, ये इनफ एनर्जी को रिलीज करे और एक्टिवेट करे एटीपी सिंथेज एंजाइम को जो कैटालाइज करे फॉर्मेशन ऑफ एटीपी along with the NADPH produced by the movement of electrons. NADPH प्रोड्यूस करे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटीपी यूज करे इमीडिएटली बायोसिंथेटिक रिएक्शन जो स्ट्रोमा में हो, रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 के लिए CO2 फिक्सिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और सिंथेसाइज ऑफ शुगर। वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड? एटीपी और NADPH कहाँ यूज होता है? वी लर्न दैट द ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर ATP। हमने सीखा कि जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं लाइट रिएक्शन के वो ATP होता है, NADPH होता है और ऑक्सीजन होता है। ऑफ दीज ऑक्सीजन डिफ्यूज, और ये ऑक्सीजन डिफ्यूज करेंगे आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट while ATP and NADPH आर यूज। जब ATP और NADPH यूज होगा प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग leading to the synthesis of food more accurately, बहुत ज्यादा accurately, और sugar. This is biosynthetic phase of photosynthesis. ये biosynthetic phase होता है photosynthesis का, और ये process directly depend होता है presence of light पे, लेकिन dependent नहीं होता है product of light reaction पे। ATP और NADPH decide होता है CO2 और H2O। You may wonder how this could be verified. आप इस वाकिफ होंगे कि ये कैसे वेरीफाई होगा। इट इज सिंपल, ये बहुत सिंपल है। इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल, जब वो लाइट बिकम्स अनअवेलेबल, जब लाइट अनअवेलेबल होगा तो बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू करेगा कुछ टाइम के लिए और फिर रुक जाएगा। इफ देन लाइट इज मेड अवेलेबल, और तब अगर लाइट अवेलेबल होगा तो सिंथेसिस फिर से होने लगेगा। कैन वी हेंस say that calling is biosynthetic phase as the dark reaction is misnomer? क्या हम ये कह सकते हैं कि बायोसिंथेटिक फेज को डार्क रिएक्शन एक मिसनॉर्मल होगा? डिस्कस दिस अमंग योरसेल्फ, खुद से ही आप इसको सोचें, डिस्कस करें। लेट अस नाउ सी हाउ द ATP and NADPH यूज्ड इन द बायोसिंथेटिक फेज। हम ये देखते हैं कि ATP और NADPH कैसे बायोसिंथेटिक फेज में यूज होता है। वी सॉ अर्लियर दैट CO2 इज कंपाइंड, पहले ही हमने देख लिया था कि CO2 कंपाइंड होता है वाटर में जो प्रोड्यूस करता है CH2O और शुगर। इट वॉज ऑफ द इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट का इंटरेस्ट है कि वो फाइंड करे रिएक्शन को और प्रोसीड करे। और रेदर व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट, और क्या है फर्स्ट प्रोडक्ट जो फॉर्म करे CO2 इज टेकन इनटू अ रिएक्शन और फिक्स्ड। जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के तुरंत बाद अमंग द सेवरल एफर्ट्स, कुछ एफर्ट्स होने के बाद रेडियो आइसोटोप्स बेनिफिशियल, उनका बहुत ही बेनिफिशियल यूज हुआ, बहुत ही
काम आया और मेल्विन क्लेविन ने एग्जाम्पली यूज किया। द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन 14 बाय हिम in algal photosynthesis study led to the discovery that the first CO2 fixation product was a 3 carbon organic acid। जो रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का यूज था वो एल्गल फोटोसिंथेसिस में हुआ था और इसकी स्टडी की गई डिस्कवरी हुआ फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट हुआ जहाँ पे 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड बने। He also contributed to working out the complete biosynthetic pathway। इन्होंने ये भी बताया कि कैसे ये बायोसिंथेटिक पाथवे वर्क करता है। Hence it was called Calvin cycle after him। इनके जाने के बाद इसे कैल्विन साइकिल बताया गया, मतलब इनके बताने के बाद। The first product identified was 3-phosphoglyceric acid। पहले 3 प्रोडक्ट को 3-phosphoglyceric एसिड के नाम से जाना गया। सॉल्ट PGA, हाउ मेनी कार्बन एटम्स डज इट हैव, और कितने कार्बन एटम्स इसमें होंगे। साइंटिस्ट आल्सो ट्राई टू नो, साइंटिस्ट भी ट्राई कर रहे हैं कि वो पता लगाएं कि सारे प्लांट्स में जो PGA होता है फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन, और वेदर एनी अदर प्रोडक्ट आर फॉर्म इन अदर प्लांट्स, और जो अदर प्रोडक्ट होते हैं अदर प्लांट्स के लिए उन्हें जाने। एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट, वाइड रेंज ऑफ प्लांट पे ये एक्सपेरिमेंट किया जाए और डिस्कवरी हो अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट की। वेयर द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन वाज अगेन एन ऑर्गेनिक एसिड। जब पहला स्टेबल प्रोडक्ट हुआ CO2 फिक्सेशन का और तो फिर से ऑर्गेनिक एसिड हुआ, बट वन विच हैज 4 कार्बन एटम इन इट, लेकिन इसमें अब 4 कार्बन एटम्स थे। दिस एसिड वाज आइडेंटिफाइड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इस एसिड को ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के नाम से OAS के नाम से जाना गया। सिंस देन CO2 एसिमिलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसके बाद में CO2 एसिमिलेशन फोटोसिंथेसिस के दौरान, इसके बाद इसे 2 मेन टाइप्स में जाना गया। दोज प्लांट्स इन विच द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इज अ C3 एसिड और PGA। जो पहला प्रोडक्ट था CO2 फिक्सेशन का C3 एसिड में, वो C3 पाथवे पे था, और फर्स्ट प्रोडक्ट वाज C4। जो पहला फर्स्ट प्रोडक्ट था उसे C4 एसिड बोलते थे, OAA। C4 पाथवे और C3 पाथवे, 2 चीज यहाँ पे निकल के आया। These 2 ग्रुप्स ऑफ प्लांट, और इन्हीं 2 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स को जो शो करते थे अदर एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 के बारे में जानना है। लेट अस नाउ आस्क आवरसेल्फ अ क्वेश्चन। अब हम खुद से एक क्वेश्चन पूछेंगे, देन दैट वाज आस्क्ड बाय द साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट ने पूछा था, हु वर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड डार्क रिएक्शन, कि यहाँ पे डार्क रिएक्शन को समझने के लिए क्या स्ट्रगल हुआ, किसने स्ट्रगल किया। हाउ मैनी कार्बन एटम्स वुड अ मॉलिक्यूल्स हैव, कार्बन एटम्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे आफ्टर एक्सेप्टिंग फिक्सिंग ऑफ CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद। वुड हैव 3 कार्बन, क्या यहाँ पे 3 कार्बन ऑफ PGA होगा। द स्टडी वर अनएक्सपेक्टेडली, ये स्टडी अनएक्सपेक्टेडली होगा, जो शो करेगा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स को 5 कार्बन कीटोज शुगर में। राइबोलोज बाइफॉस्फेट RUBP होगा। डिड एनी ऑफ यू थिंक दिस पॉसिबिलिटी, क्या आप सोच सकते हैं कैसे पॉसिबल होगा। डू नॉट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे साइंटिस्ट ने बताया था बहुत ज्यादा टाइम लेके और कंडक्ट किया था कुछ एक्सपेरिमेंट में, जो कंक्लूजन पे पहुंचे कि दे ऑल्सो बिलीव दैट सिंस द फर्स्ट प्रोडक्ट वॉज 3 एसिड, जो पहला प्रोडक्ट था उसमें 3 कार्बन एसिड था और प्राइमरी एक्सेप्टर था जिसमें 2 कार्बन कंपाउंड थे। दे स्पेंट मैनी ईयर्स, इन्होंने बहुत साल लगा दिए इसे ट्राई करने में और आइडेंटिफाई करने में कि 2 कार्बन कंपाउंड थे पहले। दे डिस्कवर द 5 कार्बन RUBP, और इन्होंने डिस्कवर किया कि 5 कार्बन RUBP है इसमें।
आज का हमारा यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम केल्विन साइकिल से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।